जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा विषय है अर्थशास्त्र, क्लास 10, चैप्टर चल रहा है हमारा 5। तो इससे जो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता अधिकार, बाजार में उपभोक्ता, उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो आज आपको जानकारी देंगे उपभोक्ता अधिकार। पाठ का नाम भी उपभोक्ता अधिकार है, इसी में ही पॉइंट हेडिंग है उपभोक्ता अधिकार। तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता अधिकार एक किसी बच्चे के ऊपर एक एग्जाम्पल है और वो अधिकार उसको कैसे मिलता है, क्या उसके साथ हुआ है। तो एक छोटी क्लास का रेजी नाम का लड़का है और वो स्वस्थ लड़का था, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। तो उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है, टॉन्सिल हो जाते हैं। टॉन्सिल होने के बावजूद वो किसी निजी चिकित्सालय में, कोई अपने पास में जो अस्पताल होता है वहाँ पे वो भर्ती हो जाता है, यानी कि एडमिट हो जाता है। क्योंकि उसे टॉन्सिल की ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उसका ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टरों ने, तो ऑपरेशन कराने के लिए वो पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने उनका ऑपरेशन कर दिया, टॉन्सिल निकाल दिए। तो अनुचित बेहोशी के कारण रेजी के दिमाग में असमानता के लक्षण आ गए और जिसके कारण वह जीवन भर अपंग हो गया, यानी कि जब तक वो जिएगा तब तक उसका वो अंग काम नहीं करेगा। तो बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी होगी, जीवन का तो कुछ पता नहीं होता कि कितने दिन का जीवन है। फिर उसके पिता ने अस्पताल पर वो लापरवाही का केस दर्ज किया कि इन्होंने लापरवाही करी, ऑपरेशन ठीक से नहीं किया और अनुचित बेहोशी दी है, तो इस कारण मेरे बेटे का ये इस तरह से हुआ है, ये अपंग हो गया, पूरा जीवन इसका अब कैसे चलेगा। तो उन्होंने मांग रखी, बोलते ना कि अगर किसी का कोई हो जाता है तो वो मुआवजा मांगता है। कोई रोड दुर्घटना हो जाती है या किसी के साथ कोई वैसे लापरवाही से केस बिगड़ जाता है तो उसका मुआवजा लेते हैं। क्योंकि अगर वो बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बनता तो वो अपने लिए भी करता और अपने परिवार के लिए भी करता, अपने रिलेशन के लिए, अपने सब उसमें किसी ना किसी के तो काम अपने लिए तो करते करता और किसी के लिए भी बहुत कुछ कर सकता था। तो उसके पिता ने 5 लाख मुआवजे की मांग करी, जो अस्पताल ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये जो साक्ष्य पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और उसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर उसके पिता ने दिल्ली स्थित एक राष्ट्रीय उपभोक्ता उसमें अपना विवाद का जो वो था वो डाल दिया कि हमारा यहाँ से कुछ नहीं मिला और हमें इस तरह से ये बोल दिया कि ये पर्याप्त नहीं था, इसलिए हमने इसका ऑपरेशन, हमने तो ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम इसलिए इसका मुआवजा नहीं दे सकते। तो दिल्ली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण स्थिति में जब उन्होंने दोबारा से अपील की, तो मामले की जांच करने के बाद जब उन्होंने जांच करी तो उसको वो जो राष्ट्रीय अस्पताल के जो चिकित्सक थे वो उनकी लापरवाही पाई। उसमें उनकी लापरवाही के कारण ही उनको जो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में उन्होंने अपील की थी, तो वहाँ वो दोषी करार पाए गए, उनकी गलती पाई गई, तो उन्होंने उसको मुआवजा देने का निर्देश दिया। जब लापरवाही डॉक्टर की थी तो बच्चे का कोई मानसिक दिमाग से, पहले तो उसके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं थी, तो बच्चा तो देखो उनके कारण जब उन्होंने अनुचित बेहोशी दी और वो टॉन्सिल निकलवाने के लिए गए तो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। तो बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, भले ही पैसे भी दे देते हो, दे भी दिया उन्होंने जब पैसा बाद में
तो वो पैसे से उसका वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि हाँ उसके खाने पीने में, उसकी सेवा करने में जो उसके परिवार वाले होते हैं उनको तो हेल्प मिल गई कि बच्चे का इतना तो होगा। अगर वो नहीं भी देते तो भी अपने बच्चे का तो वो पूरा जीवन करते ही। तो उनकी लापरवाही के कारण एक छात्र की जिंदगी भर, वो छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक दो अस्पताल में देख लेना चाहिए या डॉक्टर के विषय में जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये क्या हमारा केस सही करेंगे या नहीं करेंगे, या अस्पताल में लापरवाही हो रही है, वहाँ के जो कर्मचारी है वो सही से देखभाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी अगर बेहोशी दी गई है तो किस चीज के लिए कितने समय के लिए दी गई, इसमें बेहोशी देनी उचित है या नहीं है। तो इतने थोड़ा बहुत हमें जानकारी होगी तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, हमें नहीं पता होता, तो वो तो चाहे मर्जी, जैसे कि हमें क्या पता कि उनको कितनी डोज देनी थी, तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मुआवजे से मुआवजा इसलिए रखा गया कि जैसे कि बच्चा अगर किसी चीज़ की उसकी दवाई उसकी तो चलती रहती फिर, तो हमें हर चीज़ को देख लेना चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदते भी हैं तो उसके विषय में हमें जानकारी ऐसे होनी चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए कुकर है, प्रेशर कुकर, जब प्रेशर कुकर में हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। अगर वो खराब हो जाए या फट जाए तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। इसी में ही पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर सारी सूचनाएं लिखी होती है। तो ये सूचनाएं उस वस्तु के मूल्य, यानी कि उस पर जो जितना उसका मूल्य है, जितने पैसों में आती है वो मूल्य, बैग संख्या, और जिसने वो बनाई है उसका एड्रेस, और खराब होने की तारीख, यानी कि बनाने की भी और खराब होने की भी उस पर तारीख लिखी होती है, और किस किस तरह से उसको यूज करना है वो भी सब कुछ लिखा होता है। तो ये इस चीज में हमें जानकारी होनी चाहिए। वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में भी उसमें लिखा होता है। तो जब हम कोई दवा, जैसे कि हम कोई दवा भी खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं और वो पैकेट में है, तो उसके ऊपर उसकी सारी जानकारी लिखी होती है। तो उसमें मान लीजिए जैसे दवाई हमने उचित दवाई खरीदी तो उसका उचित प्रयोग करना, कि उसको किस तरीके से लेने, कितनी डोज लेनी है, और ये कब इसकी डेट एक्सपायर होगी, उसके विषय में सारी जानकारी लिखी होती है। और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव, यानी कि अगर उसका कोई गलत असर, साइड इफेक्ट भी होता है, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि ये चीज़ हमें इस समय नहीं लेनी है या लेनी है या नहीं लेनी है। तो इसमें हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस वस्तु के विषय की पूरी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। उस पर देख लेना चाहिए कितना इसका मूल्य लिखा हुआ है, क्या क्या इसके तरीके लिखे हुए हैं। तो ये सब हमें सूचना पाने का अधिकार है, हर किसी को है ये। जैसे इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित कोई चीज पे जो मूल्य लिखा रहता है और उससे भी अधिक मूल्य पर बेचता है, तो ये भी आप उससे पूछ सकते हो कि इस पे रेट तो इतना लिखा हुआ है, प्राइस तो इतना है, और आप हमसे इतना ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमने मूल्य मतलब उस पर लिखने के बावजूद भी और वो इतना ही रेट पे भी दे रहा है, तो कई ग्राहक ऐसे भी मिलते हैं कि वो उसमें भी भाव मोल करने लगते हैं कि नहीं इतने की नहीं, इतने की दे दो, क्योंकि वो मोल भाव कर सकता है इस वजह से में भी। सन 2005 के अक्टूबर
अक्टूबर में भारत सरकार ने कानून लागू किया था। वो क्या, कौन सा कानून लागू किया था? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार। अब इसमें पॉइंट आता है इंतजार। इंतजार, देखिए इंतजार तो हर किसी भी चीज की होती है। जैसे आप कहीं साथ बैठे हैं, कहीं कोई दोस्त आया नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं आया, या आपको क्लास में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर नहीं आया, तो इंतजार करना, जैसे किसी भी तरह की कोई भी इंतजार हो तो इंतजार करने में हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है और इतनी देर में तो मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। इंतजार तो हर चीज़ के लिए है, लेकिन इंतजार एक ऐसी भी हद पार कर देती है कि वो मुश्किल हो जाता है करना। जैसे कि आप कहीं जॉब के लिए आपने रिटन पेपर भी दे दिया है और उसमें आप पास हो गए, इंटरव्यू भी दे दिया, उसमें भी आप पास हो गए और उसके बाद भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, तो इस तरह की इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही एक अमृता नाम की लड़की है, उसने इंजीनियरिंग स्नातक ने मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने जो अपना एग्जाम दिया उसमें वो पास हो गई, रिजल्ट अच्छा आ गया और इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में भी वो पास हो गई, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो जब उसको परेशान होगी तो तब उसने एक्ट का सहारा लिया। एक्ट का प्रयोग करते हुए उसने प्रार्थना पत्र दिया और यह भी कहा कि उचित समय तक, यानी कि कोई समय निश्चित होना चाहिए कि उसका परिणाम हमें मिल जाए। अगर हम उसमें इंतजार करते करते हमारी एज हो गई तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हमें फिर कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। तो उसने बोला कि मुझे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि कब तक का इंतजार करूं, क्योंकि वो जब पूछने जाती थी तो कर्मचारी भी वहाँ से उसे सही से बताते नहीं थे और वहाँ से उसे लौटा देते थे ऐसे, क्योंकि सही उत्तर नहीं मिलता था तो वो परेशान होती कि कब तक बताओ, मैंने इंटरव्यू भी पास कर लिया, इतने अच्छे से किया और उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली। तब उसने प्रार्थना पत्र दिया और यह भी कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, कि वाकई में उसका अधिकार था। अगर वो रिजल्ट न्यू इंटरव्यू नहीं दे पाती या रिजल्ट में अपने मार्क्स अच्छे से नहीं ला पाती, पास नहीं होती, तो वो कुछ भी नहीं बोलती, तो उसका अधिकार था जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। हर व्यक्ति का यही होता है कि अगर हमें कोई जॉब कर रहे हैं, हमें उसमें देरी हो रही है, तो हम सोचेंगे कि हम तो इतनी एज तक ये काम कर सकते हैं और आगे की अपनी योजना बनाकर हर कोई व्यक्ति चलता है। तो फिर उसके बाद उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा के देरी के कारणों के बारे में, बल्कि उसको नियुक्ति पत्र यानी कि उसके नियुक्ति पत्र का बुलावा आ जाता है कि आ जाओ, आपका इंटरव्यू अच्छा है और आप अपनी जॉब पर आ जाओ। अगर वो उसी से पहले एक्शन ले लेते, जैसे वो जानकारी ले रही थी बार बार, तो उसको ये कदम नहीं उठाना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चयन के अधिकार का उल्लंघन। चयन के अधिकार का उल्लंघन। देखिए कौन सी पता लग रहा है, चयन के अधिकार का उल्लंघन, कोई चीज चुनना। चयन करना उसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई कई सारी चीजें हैं तो उसमें से हम चुन सकते हैं। तो इसमें चुनने का अधिकार है कि मान लिया आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, जॉब के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं और वो कोर्स 2 साल का है, कोचिंग खोला हुआ है, तो कोचिंग में किसी का में 1 साल का होता है, किसी में 6 महीने का होता है, किसी में 2 साल का होता है। तो 2 साल का कोर्स है, तो कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, तो उसमें 2 साल के लिए कोचिंग की बात करता है, तो उसमें जितनी फीस होती है कोचिंग सेंटर वालों की, तो वो इतनी फीस भर देता है। इसमें आता है कि पैसे लौटाए गए, कैसे लौटाए गए, वो किस तरह से लौटाए गए, चुनने के बाद भी। चयन करने का अधिकार उल्लंघन मतलब है कि चुनने के बाद भी, जब उसने
चुन लिया कि हाँ वहाँ वो कोचिंग सेंटर है, सही है, तो बच्चे ने उस कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन ले लिया। जितनी उसकी फीस थी वो इतनी फीस भर दी। लेकिन उसको करने के बाद में 1 साल बाद वो कहता है कि इसमें मुझे तो ये पढ़ना अच्छा नहीं लगा, इनका पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, तो वो साल के अंत में उस कोचिंग को छोड़ देता है और आने वाला दूसरा साल का जो था उसका पैसा बचा हुआ वापस करने की मांग करता है कि मेरा पैसा वापस करो, मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा पढ़ना। तो कोचिंग सेंटर वाला कोई भी पैसा वापस नहीं करता। वो जो पैसा वापस क्यों करेगा? जिसके पास एक बार पैसा चलेगा तो वापस देना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे इसको, और आपने इतने पैसों में की बात हुई थी तो इतने में हमने फीस, क्योंकि फीस तो पहले जमा कर लेते हैं, बाद में पढ़ाना होता है। अब वो मांग करता है तो वो उसे मना कर देते हैं, कोचिंग सेंटर से फीस वापस नहीं देता। तब वो परेशान होकर लड़का जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर कर देता है। तो न्यायालय ने संस्था को, जो जिस संस्था में पढ़ रहा था वो बच्चा, उस संस्था को यह कहते हुए 28,000 का कि 28,000 उस बच्चे के वापस पैसे कर दो, क्योंकि वो बच्चा 12 साल में नहीं पढ़ रहा है। तो 28,000 उनको तो देने की कोई भी कोचिंग वाला है, किसी के भी पास है, अगर पैसा चलेगा तो वापस देने बहुत परेशानी होती है। अब 28,000 तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, जबकि उस बच्चे से उन्होंने इकट्ठा ही 60-65,000 रुपये इकट्ठा ही जमा करा लिया था। तो चुनने में वो जो वापस करने की कहते हैं कि छात्र को इसका अधिकार है कि वो पैसे वापस करे, वो नई पढ़ाई पूरी कर रहा तो 1 साल की फीस से थोड़ी छोड़ेगा। तो संस्थान ने, जिस संस्था को उन्होंने बोला था, जब उसने मुकदमा दायर किया तो वहाँ से उनके पास मैसेज पहुंचा कि इस बच्चे के इतने पैसे वापस दे दो। तो उन्होंने दोबारा से अपील करी, राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील करी। तो उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखने के लिए कि हमारा जो हमने निर्देश दिया वो भी सुरक्षित रहे, तो उसे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड भी लगा दिया कि आपने बेकार अपील की है। उस बच्चे की सही है कि उसको पैसा लौटाए, वो 1 साल की पढ़ाई जब नहीं कर रहा आगे की, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम दोबारा से अपील करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, न कि बच्चे को पैसा लौटाना। तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन पर दंड और लगा दिया। दंड कितने हजार का लगाया? 25,000 का। 28,000 बच्चे को देने के लिए बोल दिया, 25,000 उन पर दंड लगा दिया। तो उसने संस्थान को 7,000 मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने पड़े। उन्होंने सोचा कि ये तो ज्यादा हो गया, तब उन्होंने ये कहा कि बच्चे को भी पैसा दिया और 7,000 रुपये वहाँ पे भी भरे, नहीं तो उनको दंड भी देना पड़ता और बच्चे को भी देना पड़ता। आगे भी वो संस्था वहाँ पे जब एक बच्चा अगर ऐसा कर देता है या 2-3 बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, उस संस्था का नाम बदनाम हो जाता, तो फिर वहाँ कोचिंग सेंटर में कोई पढ़ने कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। तो ऐसे तो उनका फिर वो ठप हो जाएगा। इसको बचाते हुए उन्होंने पैसा रिटर्न किया। अब पॉइंट आता है हमारा, इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इन उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? देखिए, कोई भी उपभोक्ता है, मान के चलिए कि आपका कोई भाई बहन है या माता पिता है, तो बच्चा अगर माता पिता को पैसे या कोई चीज पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजता है या माता पिता अपने बच्चे के पास भेजता है, तो उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाती। लापरवाही के कारण उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाती, तो वो उसकी जानकारी लेते हैं कि बाप मैंने तो उस तारीख में ये चीज पोस्ट की थी, वो अभी तक नहीं पहुंची। तो उसको कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं फिर? या तो वो रास्ते में गड़बड़ हो जाएगी या इधर उधर पड़ी रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो वो चीज उस तक नहीं पहुंचती है। फिर इसमें सबसे अच्छा है अगर जानकारी मिल गई है कि वो चीज आपने भेजी नहीं, क्योंकि अगर पोस्ट ऑफिस वाला रसीद देखाएगा तो उसका भी रिटर्न में कुछ ना कुछ वहाँ से वो पता लेकर आएगा, वो वहाँ पे मैसेज भेजता है वापस।
मनी ऑर्डर है, पैसा भेज रहा है, तो पैसा जो जिसके हाथ में देगा उसके सिग्नेचर भी वो करवाएगा। तो भारत में विभिन्न संगठनों के निर्माण की पहचान उपभोक्ता आंदोलन द्वारा की गई है, जिनको सामान्य रूप में उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन भी करती है। आज का पढ़ने पर यह उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो जागरूक, नेक्स्ट पॉइंट आता है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। अब हम लोग जागरूक कैसे होंगे? हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी तो हम, यदि विभिन्न प्रकार की सेवाएं और वस्तुएं हम खरीदते हैं, तो खरीदते समय उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होंगे। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें ये सतर्क होना चाहिए कि ये चीज़ सही है या गलत है, इसका कितना MRP है, कितना इसका क्या कुछ लिखा हुआ है, या ये सही मात्रा में है या नहीं है, ये सही पैसे दे रहे हैं हमसे या नहीं। तो हम अच्छे और बुरे में अंतर की पहचान हमें होनी चाहिए। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान करता है। निम्न अधिकार प्राप्त करता है। वो कैसे हैं? नंबर 1 चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, थर्ड है निवारण का अधिकार, फोर्थ है प्रतिनिधित्व
अधिकार, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार। तो देखिए बच्चों, ये 1986 में कोपरा नाम से, मैंने इससे पहले पार्ट में बताया था आपको कि 1986 में सरकार ने कानून बनाया था, उसको कोपरा नाम से जाना जाता है। तो ये अधिकार, कितने अधिकार बताया मैंने आपको? 6। चयन करने का अधिकार, यानी कि आपको चुनने का भी अधिकार है, सूचना का अधिकार और निवारण, उसका हल भी है, सूचना पाने का भी है और निवारण करने का भी है। निवारण करना, हल करना, प्रतिनिधित्व का अधिकार, उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार की सुरक्षा कैसे हमें करनी चाहिए, और शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे 6 के 6 नियम आपको, 6 के 6 अधिकार आपको 1986 में जब सरकार ने कानून बनाया था तो तब ये अधिकार दिया गया था। इन 6 अधिकारों के कारण उपभोक्ता अपनी हर चीज से अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव कर सकता है, कहीं भी वो अगर उसे कोई दिक्कत है किसी भी चीज में, क्योंकि उपभोक्ता तो हम सभी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। तो देखो, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कौन से सन में पारित किया था? 24 दिसंबर 1986 में, जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण और विशिष्ट न्यायालय उपलब्ध है। यानी कि बड़े बड़े जो न्यायालय हैं जहां हमें सही तरह से न्याय मिल सके, वो उपलब्ध है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। कितने से? 700 से अधिक, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। इतनी जानकारी होने के बाद भी वो धीरे धीरे, जब कानून बना दिया गया था, इतने अधिकार प्राप्त कर दिए गए थे, तो वो भी धीरे धीरे फैला। धीरे धीरे कैसे फैल रहा है? क्योंकि पहले तो जो फोन नहीं थे, टीवी भी नहीं थे इतने, और अब तो हर घर में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अभी भी जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, वो देख नहीं सकता,
अगर दूसरे से पूछेगा वो सही से बताते भी नहीं है, क्योंकि उनको खुद को जानकारी होती नहीं है और वो दूसरे से पूछेंगे तो वो भी सही जानकारी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको पता तो नहीं, जैसे हम बता दें ऐसे ठीक है। तो यह अक्षर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की आवश्यकता है। सबकी साझेदारी, आप मान लें कहीं आप कोई चीज लेकर जा रहे हैं और आपको वो चीज खराब दी जा रही है और पैसे भी आपसे ले लिए गए और आप बोल नहीं रहे, तो ये तो आपके साथ धोखा होता है। उपभोक्ता बोलने में ये लगता है कि वो एक अकेला मैं क्या बोलूँगा, जब सभी के साथ ऐसा होगा तो मैं भी नहीं बोलता, वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है। तो इस तरह से नहीं है, बोलने का आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि आप उस चीज़ की जानकारी रखते हो और जानकारी रखनी भी चाहिए। अगर आप कहीं कोई चीज़ लेकर आ रहे हो तो उसकी रसीद लेकर आओ कि मान लिया आप बिल ही जमा करके आ रहे हैं, या गैस कनेक्शन में आप एलपीजी सिलेंडर जब गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो वो लिखित में है, या आप कहीं से कोई भी ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं तो उसकी स्लिप होनी चाहिए, उसकी रसीद संभाल कर रखनी चाहिए, तभी तो हम आप जाकर बोल सकते हैं कि ये आपकी रेट में ले गए थे और ये इस तारीख में ऐसी हुई है या आपने इस पे बोला ऐसे बोला था। तो इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए, ये सबकी साझेदारी से ही होता है। अगर एक जना ऐसे करेगा तो फिर दूसरा करेगा, तीसरा ऐसे कर करके तो इस पूरे देश में ही सुधार हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो एक दूसरा ऐसे ही पिसता रहेगा, ऐसे ही उनके साथ शोषण होता रहेगा। तो इस चीज की बच्चों में जानकारी होनी चाहिए सभी को। जैसे कि आप कोई अपने यहाँ से कोई सामान खरीदता है तो अपनी रसीद की मांग करो से कि हमें कोई लिखित में दो और उस रसीद को संभाल कर रखो। आप किसी चीज को बताने में सफल जब ही होंगे जब आपके पास उसका कोई प्रूफ होगा। तो चैप्टर बच्चों हमारे यहाँ जी खत्म हुआ, उपभोक्ता अधिकार चैप्टर बहुत अच्छा था। चैप्टर तो सारे अच्छे हैं, लेकिन इसमें हमें सारी चीज़ की जानकारी होगी, हमें किस तरह से कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या हमें इसमें मिलता है, किस तरह से हमारे साथ अच्छा हो रहा है कार्य, या हमसे ये चीज़ सही से दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमें फिर पछताना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ की। जब हमें जानकारी होगी तो हम उसे लेने में सक्षम भी होंगे और अपना अधिकार मांगने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो बच्चों ध्यान से पढ़ते रहिए। अर्थशास्त्र का चैप्टर आपका खत्म हो गया ये विषय, और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।